Hello students, today we are going to study about the Newton's third law of motion. पिछले वीडियो में आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। एक प्लास्टिक की बोट लेनी है आपको। सपोज दिस इज़ द प्लास्टिक बोट और यू हैव टू मेक अ होल ऑन इट्स रियर एंड। रियर एंड यानी कि उसका पिछले वाला जो हिस्सा है वहाँ पे एक होल करना है इस तरह से, और उसमें स्ट्रॉ जो है इंसर्ट करनी है फिट। देन यू हैव टू इन्फ्लेट द बलून। बलून जो है उसको उसमें हवा भरना है, और हवा भरने के बाद उस बलून को यहाँ रियर एंड में अटैच करना है। और देन यू हैव टू रिलीज दिस बोट इनटू द वाटर। पानी के अंदर फिर इस बोट को छोड़ देना है। तो उसके बाद क्या होता है आपको दिखना है। व्हाट हैपन्स टू द बोट एज द एयर इन द बलून एस्केप्स स्लोली। अब बलून्स में से जो हवा है वो कैसे निकलेगी, इस दिशा में निकलेगी, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बलून हमने टाई किया है तो बलून से हवा इस दिशा में निकलेगी। इन विच डायरेक्शन देन द दिस बोट मूव्स। अब बोट जो है वो कौन सी दिशा में मूव होगी, तो बोट जो है वो इस दिशा में मूव होती है। तो ऐसा क्यों होता है। वाई द एयर इज गुशिंग इन दिस डायरेक्शन एंड बोट इज प्रोपेलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप कभी नाव में बैठे होंगे तो वहाँ पे भी आपने ऐसा देखा होगा कि विद द हेल्प ऑफ ओर्स, ओर जो रहता है जो पानी को पीछे ढकेलता है, और पानी को पीछे ढकेलता है और बोट जो है वो आगे जाती है। तो पानी तो पीछे ढकेला जा रहा है और बोट आगे जा रही है, ऐसा क्यों होता है। The answer of these questions you will get in Newton's third law of motion। तो यही सवाल है, इन्हीं सवालों का जो जवाब है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपको मिलेगा। और पूरा वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगर आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ को अच्छी तरह से समझना है तो पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। यू हैव लर्न अबाउट द फोर्स। फोर्स के बारे में आपने पढ़ा। तो व्हाट इज द फोर्स। फोर्स इज द फिजिकल quantity that tends to change the state of rest or of uniform motion of an object। तो जो भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट में है उसके ऊपर अगर फोर्स एक्ट होता है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, रेस्टिंग स्टेट। यूनिफॉर्म मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर अगर फोर्स एक्ट होता है तो उसकी एक तो वेलोसिटी चेंज होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और उसके विरुद्ध दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है। फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल को अगर पैडल मारेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेंगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में बाइसिकल जा रही है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसके विपरीत दिशा में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होगी और ऑब्जेक्ट स्टॉप होगा। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये क्या है, फोर्स के इफेक्ट है। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करते तो इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, हम फोर्स को नहीं देख पाते। तो यही बात हमने न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ में पढ़ी है। तो अब हमें न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट द फोर्स तो हम देख नहीं पाते, लेकिन वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के परिणाम जो है वो हमें दिखाई देते। हाउ एवर इन नेचर फोर्स कैनॉट एक्ट अलोन। नेचर में, सृष्टि में फोर्स जो है अकेला कभी एक्ट नहीं होता। अकेला कभी एक्ट होता नहीं, इसका मतलब क्या है, फोर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। व्हेन टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर एक्शन होती है उसी समय फोर्स वहां पे एक्ट होता है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द लैटर ऑब्जेक्ट विल साइमल्टेनियसली अप्लाइड अ फोर्स ऑन द फॉर्मर ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर आपको समझना है तो ये देखिए, आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ से दीवार को ढकेलना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये बोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते। जब मैं बोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो उसी समय मेरे हाथ के ऊपर भी एक फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है, कि जो बोर्ड मेरे हाथ के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है,
एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। मेरा हाथ बोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसी वक्त साइमल्टेनियसली बोर्ड भी मेरे हाथ के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। देन द फोर्स बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट, अब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो कैसा है? द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। अब मेरा हाथ बोर्ड के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स बोर्ड भी मेरे हाथ के ऊपर अप्लाई कर रहा है, लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग है। अब देखिए मेरा हाथ जो है वो बोर्ड के ऊपर इस दिशा में फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर की नीचे, और बोर्ड जो है मेरे हाथ के ऊपर फोर्स कैसे अप्लाई कर रहा है? ऊपर की दिशा में, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। तो दोनों फोर्स की दिशाएं क्या है? एक दूसरे से अपोजिट है। एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है मेरे हाथ का बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड का मेरे हाथ के ऊपर ऊपर की दिशा में फोर्स एक्ट हो रहा है। देयरफॉर द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स जब अप्लाई होता है तो वो क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल का अर्थ क्या है? मेरा हाथ बोर्ड के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स बोर्ड भी मेरे हाथ के ऊपर अप्लाई कर रहा है। ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जितने जोर से आप दीवार को ढकेलेंगे उतना ही फोर्स अपने हाथ के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है, वैल्यू जो है वो क्या होती है? इक्वल होती है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। एंड दिस आइडिया इज एक्सप्रेस इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ में यही आइडिया बताइए। क्या बताया है? द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स। जो पहला ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है उसे क्या कहते हैं? रिएक्शन फोर्स। यानी कि मेरे हाथ जो है, हाथ जो बोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो रिएक्शन फोर्स है। व्हाइल फोर्स अप्लाइड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, सॉरी, पहला ऑब्जेक्ट यानी कि मेरा हाथ जो है वो बोर्ड के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसे कहते हैं एक्शन फोर्स, और बोर्ड मेरे हाथ के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स। यानी कि हाथ का बोर्ड के ऊपर एक्शन फोर्स और बोर्ड का हाथ के ऊपर रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर द टू फोर्सेस act on the two objects when they are interact with each other, and this is the Newton's third law। है कि नहीं? सिंपल, यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो थर्ड लॉ क्या बताता है? एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। यानी कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, और दोनों फोर्स जो है उनकी वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, और एक्शन रिएक्शन फोर्स एक ही समय पे एक्ट होते हैं। अब इस लॉ को हम अभी विस्तृत तरीके से फिर पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन आर टर्म दैट एक्सप्रेस द फोर्स। तो एक्शन और रिएक्शन क्या है? दोनों फोर्स के टाइप है। अब इसको मैं एग्जांपल के तौर से आपको बताता हूँ। जब हम बैट से बॉल को हिट करते हैं तो बैट बॉल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है एक्शन फोर्स, और उसी समय बॉल भी बैट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, उसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन एंड रिएक्शंस आर द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। दूसरा, दिस फोर्स एक्ट इन पेयर, वन फोर्स कैनॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। तो दोनों फोर्स क्या रहते हैं? पेयर में रहते हैं। सिर्फ एक्शन फोर्स या सिर्फ रिएक्शन फोर्स कभी काम नहीं करता है। बैट से हम बॉल को जब हिट करते हैं तो उसी समय बैट का एक्शन फोर्स बॉल के ऊपर और बॉल का रिएक्शन फोर्स जो है बैट के ऊपर, दोनों एक ही समय में एक्ट होते हैं। तो दिस फोर्सेस एक्ट इन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली। दोनों फोर्स क्या होते हैं? एक ही समय में एक्ट होते हैं। दोनों फोर्स क्या होते हैं? एक ही समय पे एक्ट होता है। जब मैं मेरे हाथ से
इस बोर्ड को प्रेस करता हूं तो उसी समय बोर्ड भी मेरे हाथ के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। तो दोनों फोर्स क्या होते हैं, एक ही समय में एक्ट होते हैं। जब एक्शन फोर्स है उसी समय रिएक्शन फोर्स होगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे ऊपर काम करता है। बैट से हम बॉल को हिट करेंगे तो बैट का एक्शन फोर्स बॉल के ऊपर और बॉल का रिएक्शन फोर्स बैट के ऊपर। तो दोनों फोर्स जो है, तो एक्शन फोर्स किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, बॉल के ऊपर, और रिएक्शन फोर्स जो है बॉल का बैट के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो दोनों फोर्स जो है दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट होते हैं। दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, हेंस दे कैनॉट कैंसल ईच अदर। तो दोनों फोर्स क्या होते हैं, कैंसल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे मैंने छोटी सी बैट निकाली है। तो बैट से हम जब बॉल को हिट करते हैं तो बॉल, बैट का एक्शन फोर्स जो है बॉल के ऊपर और बॉल का रिएक्शन फोर्स, तो दोनों फोर्स जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल है, दोनों अपोजिट दिशा में, तो दोनों कैंसिल नहीं होते। इसका रीजन क्या है, क्यों कैंसिल नहीं होते, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं होता। जब दो फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट होते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो वो कैंसिल होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम इज इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे है तो यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे खींच रहा है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग विच पुल्स द पेंडुलम फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से उसे ऊपर खींच रहा है। तो ये जो दोनों फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट पे, यानी कि बॉब ऑफ पेंडुलम पे दोनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों फोर्स कैंसल होंगे, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, कैंसल होंगे। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन द पेंडुलम इज जीरो। तो पेंडुलम के ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स एक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो एक्शन फोर्स जो है वो बॉल के ऊपर है और रिएक्शन फोर्स बैट के ऊपर है, तो दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर है, तो ये क्या होंगे, कैंसल नहीं होंगी। तो ये आपको समझना है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब यहां पे देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पहला एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। व्हाइल हिटिंग अ बॉल विथ अ बैट द स्पीड ऑफ बॉल डिक्रीजेस। जब हम बैट से बॉल को हिट करते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और बैट जो है पीछे की दिशा में आती है, बराबर है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉल का एक्शन फोर्स बॉल के ऊपर एक्ट होता है, तो बॉल भी उतना ही फोर्स बैट के ऊपर एक्ट करता है कि जितना फोर्स बैट ने बॉल के ऊपर एक्ट किया है। तो उस फोर्स के का इफेक्ट जो है उसकी वजह से बैट जो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है और पीछे की तरफ जाती है। अ गन रिकॉइल्स, इट मूव्स बैकवर्ड व्हेन बुलेट इज फायर। रिकॉइलिंग ऑफ गन मीन्स गन जो है जिससे बुलेट बाहर जब निकलती है तो गन थोड़ी पीछे जाती है। यानी कि आपने कभी देखा होगा, जो शूटिंग करते वक्त आपको बारीकी से ऑब्जर्व करना है, जब गन से बुलेट बाहर निकलती है तो उसका जो शोल्डर जो हो पीछे की तरफ, शोल्डर को क्या मिलता है, बैकवर्ड जर्क मिलता है। तो वो किसकी वजह से होता है, इट इज एक्सप्लेन बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन गन is fired from the, when bullet is fired from the gun, at that time the action force is where we press the trigger, यानी कि ट्रिगर जब प्रेस करते हैं तो बुलेट के ऊपर गन फोर्स अप्लाई करती है, तो ये एक्शन फोर्स। तो उसी समय बुलेट का रिएक्शन फोर्स गन के ऊपर एक्ट होता है और उसी रिएक्शन फोर्स के परिणाम स्वरूप आपका शोल्डर जो है वो पीछे जाता है, बैकवर्ड की दिशा में जाता है, और इसी को कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। तीसरा है मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग ऑफ रॉकेट। जब रॉकेट को हम लॉन्च करते हैं, सपोज दिस वन इज द रॉकेट, इसको मैं थोड़ी सी डायग्राम निकालता हूँ। तो रॉकेट में क्या मैकेनिज्म होता है, तो रॉकेट के ऊपर ये है फ्यूल टैंक। तो फ्यूल टैंक जो है उसके पीछे का जो भाग है, रियर एंड में एक छोटा सा छेद होता है। व्हेन द
फ्यूल इज बर्न एट दैट टाइम द गैस इज गुशेज आउट। तो फ्यूल जब बर्न होता है तो उसमें से गैस बाहर निकलती है। तो वो जो गैस बाहर निकलती है तो रियर एंड्स, पीछे का जो होल होता है वो छोटा होता है, तो उस होल से बहुत ज़्यादा फोर्स से वो गैस बाहर निकलती है। तो जब वो गैस बाहर निकलती है तो गैस कैन अप्लाइड अ फोर्स, एक्शन फोर्स ऑन द सराउंडिंग एनवायरमेंट। सराउंडिंग एनवायरमेंट के ऊपर गैस एक्शन फोर्स अप्लाई करती है। तो उसी समय जो है एयर जो है वो क्या करती है, रॉकेट के ऊपर रिएक्शन फोर्स एक्ट करती है, और उसी रिएक्शन फोर्स का इफेक्ट जो है उसकी वजह से रॉकेट जो है वो ऊपर की दिशा में जाता है। तो रॉकेट में भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है वो यूज होता है। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।